हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट फर्स्ट का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा मॉडिफिकेशन ड्यू टू फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस। या कभी कभी ये क्वेश्चन जो है इस तरह पूछा जाता है, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर मोशन ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक, तो अभी इसको समझा जाएगा कि इस हेडिंग का मतलब क्या है तथा हम लोग को क्या क्या मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ। जब हम लोग बोहर साहब का पोस्टुलेट पढ़े थे तो उसमें पहला स्टेटमेंट क्या था कि बोहर साहब ने माना था कि जो एटम होगा उसका शेप क्या होगा, स्फेरिकल होगा, और होल मास ऑफ द एटम जो होगा वो क्या होगा, उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, और साथ ही साथ बोहर साहब ने ये भी कहा था कि न्यूक्लियर का जो मास होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस वजह से न्यूक्लियस जो रहेगा वो रेस्ट पे रहेगा और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेगा, मोशन करेगा। समझ गए बात? क्या कहा था बोहर्स ने? बोहर्स ने कहा था कि एटम का जो शेप होगा वो स्फेरिकल होगा और होल मास ऑफ the atom will be concentrated at a point is called nucleus, और वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस कहलाएगा। और उन्होंने ये भी बताया था कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है, इनफाइनाइट मास रखता है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस वजह से न्यूक्लियस रेस्ट पे ही रहेगा और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करेगा, मोशन करेगा। लेकिन वास्तव में जब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया तो जो मास था न्यूक्लियस का वो इनफाइनाइट नहीं था, वो बहुत हैवी नहीं था, वो फाइनाइट मास था। तो जब न्यूक्लियस का मास फाइनाइट हो जा रहा है तो इसका मतलब न्यूक्लियस को भी अब मोशन में आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियस को भी अब मोशन में आना पड़ेगा। ठीक, तो जब न्यूक्लियस भी मोशन में आने पड़ेगा तो उसके वजह से क्या क्या चेंजेस आएंगे, उस चेंजेस को हम लोग को पढ़ना है। इसी वजह से लिखा गया है मॉडिफिकेशन ड्यू टू फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, मतलब या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, करेक्शन ड्यू टू फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस। मतलब अब अभी तक न्यूक्लियस को हम लोग क्या मान रहे थे, काफ़ी हैवी है, लगभग इनफाइनाइट मास का है, इस वजह से वो रेस्ट में रह रहा है। लेकिन वास्तव में ये बोहर साहब ने क्या बताया था, ये चीज़ सही नहीं बताया था। वास्तव में बोहर साहब ने ये चीज़ सही नहीं बताया था, तो फिर इसमें मॉडिफिकेशन किया गया। इसमें मॉडिफिकेशन क्या हुआ कि न्यूक्लियस का जो मास है वो क्या होता है, फाइनाइट होता है। इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया। ठीक, तो जब न्यूक्लियस के मास फाइनाइट होंगे तो उसका भी कुछ मोशन होगा, तो उसका भी कुछ इफेक्ट आएगा स्पेक्ट्रा में। तो उसके इफेक्ट की वजह से क्या क्या मॉडिफिकेशन होगा उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए लिखा गया दूसरा हेडिंग से भी आप समझ सकते हैं, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर मोशन ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। मतलब अब न्यूक्लियर भी क्या कर रहा है, मोशन में है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए अब जो सिनेरियो होगा कुछ ऐसा होगा, अभी तक न्यूक्लियस रेस्ट में रहता था। अभी तक जो हम लोग का केस था, ये न्यूक्लियस था, ये रेस्ट में रहता था और इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, इसके चारों ओर रिवॉल्व करते थे एक सर्कुलर ऑर्बिट में। ऐसे हम लोग केस पढ़े थे। ठीक, एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते थे, रिवॉल्व करते थे, ये हम लोग पढ़े थे। तब ये केस कब था, जब बोहर साहब ने बताया था कि ये न्यूक्लियस क्या होगा, इनफाइनाइट मास रखेगा एज कम्पेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, ये किसी तरीके का मोशन नहीं करेगा। बट एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज फाइनाइट। तो जब न्यूक्लियस का मास क्या फाइनाइट है तो अब क्या है, इसको भी मोशन में आना पड़ेगा, ये भी मोशन करेगा। तब इसके वजह से क्या चेंजेस आएंगे, जैसे ही मान लीजिए न्यूक्लियस का मास अगर फाइनाइट है तो ये भी मोशन करेगा। तो अब जो केस बनेगा, अब जो सिनेरियो होगा वो कुछ ऐसे होगा। ये मान लीजिए आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक, और एक एक्सिस में बना रहा हूँ, चाहे रुकिए अभी समझाता हूँ। ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक, मान ले रहे हैं दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, r है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। अब देखिए न्यूक्लियस और ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस का मास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास होगा वो न्यूक्लियस के पास से कहीं शिफ्ट होगा। मतलब
अगर ये सेंटर ऑफ मास क्या ऐसा पॉइंट किसी बॉडी का जहाँ से उस बॉडी के बैलेंस को बनाया जा सके। ठीक, देखिए यहाँ से अगर रखें तो ये बैलेंस बन रहा नहीं बन रहा है, लेकिन बीच में अगर पकड़ रहे हैं बॉडी तो बैलेंस कंडीशन में। अभी किनारे पकड़ेंगे, देखिए ये बैलेंस कंडीशन नहीं है, इसका मतलब इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या है, बीच में। लेकिन अभी एक साइड पे वेट बढ़ाते जाएं, एक साइड पे वेट घटाते जाएं, तो जिधर वेट ज़्यादा होगा उधर ही क्या होगा, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। आप पढ़े हैं, इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास होगा इन दोनों को लाइन को मिला, इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को मिलाने वाली लाइन पर वो क्या होगा, न्यूक्लियस की तरफ होगा। मान ले रहे हैं ये क्या है आपका C है, सेंटर ऑफ मास है। ठीक, ये किसके तरफ होगा, न्यूक्लियस की तरफ होगा, और इसको मान लेना C, और उससे ये पास होने वाला क्या है, एक्सिस है। तो जो मोशन अब होगा वो मोशन कुछ ऐसे होगा, ये न्यूक्लियस भी क्या करेगा, इसके चारों ओर क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, तथा साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर ही रहे थे। ये इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर ही रहे थे। थोड़ा छोटा डिस्टेंस कर देता हूँ, गोला बनाना है। अब जो केस है वो कुछ केस ऐसा है, देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन तो मोशन कर ही रहा है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, साथ ही साथ न्यूक्लियस भी मोशन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का जो मोशन है वो एक फिक्स एक्सिस के अबाउट है। और वो फिक्स एक्सिस क्या है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन का जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अब जो केस होगा इस केस में न्यूक्लियस भी मोशन में रहेगा और इलेक्ट्रॉन भी मोशन में रहेगा, और इन दोनों का मोशन एक फिक्स एक्सिस के अबाउट होगा। और ये फिक्स एक्सिस क्या होगा, ये जो फिक्स एक्सिस होगा इन दोनों न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को मिलाने वाली लाइन पर जो सेंटर ऑफ मास होगा, जो सेंटर ऑफ मास होगा मतलब जो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट होगा उससे पास होने वाले एक्सिस के अबाउट होगा। जैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, ठीक, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे है। ठीक, ये सेंटर ऑफ मास है, इसको C से लिखे हैं। ठीक, अब इससे पास होने वाला एक्सिस मान लीजिए मार्कर है, तो ये बोर्ड के ऊपर की तरफ होगा, आपके मोबाइल की स्क्रीन में दिख रहा होगा, ऊपर की तरफ होगा, ऐसे इसके परपेंडिकुलर होगा। अब जो इसके अबाउट क्या होगा, न्यूक्लियस का भी मोशन होगा, और इसी के अबाउट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का भी मोशन होगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। ये क्या है आपका, इन दोनों लाइन को मिलाने वाले मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को मिलाने वाली लाइन के अलांग सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, C पे हम लिए हैं। जाहिर सी बात है जो वेट ज़्यादा रहेगा उधर ही क्या होगा, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है। और उससे पास होने वाला क्या है, एक एक्सिस हम लिए हैं। ये एक्सिस क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। किसके सेंटर ऑफ मास से, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को मिलाने वाली लाइन जो है उस पर जो सेंटर ऑफ मास है उससे क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अब जो मोशन होगा, अब जो इसका ऑर्बिटल मोशन होगा, न्यूक्लियस भी इसके चारों ओर घूमेगा, किसके, इस एक्सिस के। ठीक, और उसी के चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करेगा। मतलब अब जो केस होगा कुछ ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन एक बड़े ऑर्बिट में घूमेगा और न्यूक्लियस क्या होगा, इसी एक्सिस के अबाउट एक छोटे ऑर्बिट में घूमेगा। मतलब अब इस केस में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हैं, मोशन में आ चुके हैं। तब इस वजह से अब हमको क्या करना पड़ेगा, जो बोहर साहब का पास्टुलेट था, जो उनका एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो दिए थे, उसमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब हमने न्यूक्लियस को भी मोशन में ला दिया। बात आप समझ रहे होंगे। ठीक, मान लीजिए सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस है, इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, न्यूक्लियस घूमेगा, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या घूमेगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो दोनों क्या हो गए, कंसेंट्रिक हो गए कि इस सेंटर ऑफ मास से क्या होंगे, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले जो सर्किल है उसके चारों तरफ दोनों घूम रहे हैं। देखिए ऐसा केस बन रहा है। ठीक, ये क्या है, न्यूक्लियस घूम रहा है इसके चारों तरफ, और फिर इलेक्ट्रॉन भी इसी एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है। तो इस एक्सिस के चारों तरफ तो घूम ही रहा है, साथ ही साथ इस न्यूक्लियस के भी चारों तरफ घूम रहा है। ठीक, तो ये मॉडिफिकेशन किया गया। क्लियर है चीज़, आई थिंक समझ गए होंगे। फिर से एक बार समझा देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन मेरा कोशिश है कि आप एक एक चीज़ अच्छे से समझें। ठीक, देखिए न्यूक्लियस को क्या किया गया है, फाइनाइट मास माना गया। ऐसे समझिए, आपने पढ़ा है, ऊपर का हेडिंग में पहले साफ कर देता हूँ। इंटर में आप पढ़े हैं मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन
और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो रेशियो होगा, ये जो रेशियो होगा 1836 का होता है। इसका ना हम ये कह सकते हैं कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मतलब अब ये वैल्यू देखिए क्या हो रहा है, 1836 लिखा हुआ है, तो ये 1836 का एक फाइनाइट वैल्यू है। ये किस केस में होता है, हाइड्रोजन के केस में होता है। हाइड्रोजन केस में क्या होगा, Z=1 है तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक, तो इस केस में देखिए क्या है, अगर हाइड्रोजन के लिए बोहर साहब का स्पेक्ट्रा था, हाइड्रोजन के केस में देखिए क्या हो रहा है, जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो एक फाइनाइट वैल्यू है, कितना है 1836 है। अगर उसको कंपेयर किया जा रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जो न्यूक्लियस का मास होगा वो फाइनाइट होगा। यहाँ से पता चल गया, मैथमेटिकली देखिए यहाँ से पता चल जा रहा है ना कि इनफाइनाइट तो नहीं ना आ रहा है, मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का 1836 टाइम बड़ा है। तो ये तो एक फाइनाइट वैल्यू थी, इसको तो इनफाइनाइट हम कह नहीं सकते हैं। और आपको पता है हाइड्रोजन एटम में एक क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो हाइड्रोजन केस में ही इनका थ्योरी कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब न्यूक्लियस भी मोशन में रहेगा और हम लोग का इलेक्ट्रॉन भी मोशन में रहेगा। ठीक, तो जब न्यूक्लियस भी मोशन करेगा, इलेक्ट्रॉन भी मोशन करेगा, और इन दोनों का मोशन कैसा होगा, जैसे मान ले रहे हैं, आपने पढ़ा अभी पीछे केस में देखे थे ना कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कनेक्टेड रहते हैं, और अगर इनके बीच का डिस्टेंस r है तो वैसे बनाए हैं, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। ठीक, तो जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है तो इन दोनों के बीच की जो लाइन है उस लाइन पर कहीं ना कहीं इनका सेंटर ऑफ मास कंसंट्रेटेड होगा। तो जिसका वेट ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस का वेट ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए मास ऑफ प्रोटॉन 1836 टाइम क्या है, बड़ा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो इसका वेट क्या है, ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के वेट से। इसलिए जिधर वेट ज़्यादा रहेगा उधर ही हमको सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी ना बॉडी बैलेंस होगा। एक तरफ मोटा आदमी बैठे, एक तरफ पतला आदमी, तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होगा, जिधर मोटा आदमी बैठा हुआ है। ठीक, इसको प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं। तो अब देखिए सेंटर ऑफ मास मैंने माना यहाँ शिफ्ट हो गया। अब इस सेंटर ऑफ मास से जो पास होने वाली लाइन है, जो इसके परपेंडिकुलर ये पास कर रही है, मान ले रहा हूँ ये एक्सिस है जो इस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। अब परपेंडिकुलर बनाना है तो बोर्ड के बाहर होगा, ऐसे होगा, लेकिन बाहर बना नहीं सकते इसलिए सीधा बना दिया। ठीक, अब क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है मार्कर, उसको ऐसे बनाए हैं बोर्ड पर, क्योंकि हवा बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब इसी के अबाउट न्यूक्लियस भी मोशन करेगा और इसी एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का भी मोशन होगा सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक, और न्यूक्लियस के अबाउट भी इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा। तो बोहर थ्योरी तो सही है कि न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, लेकिन अब दोनों का मोशन एक एक्सिस के अबाउट भी होगा, न्यूक्लियस रेस्ट में नहीं रहेगा। ठीक, तो इसके वजह से जब न्यूक्लियस भी उठ गया है मोशन करने, तो इसके वजह से क्या करेक्शन होगा, क्या मॉडिफिकेशन होगा, उसी को पढ़ना। ठीक, आई थिंक सब कुछ क्लियर होगा। अब देखिए इसको हम लोग चलना है पढ़ने, तो अब क्या करेंगे, एक अच्छा सा फिगर बनाएंगे और उसी के बिहाफ पे क्या करेंगे, पूरा अपना करेक्शन कर डालेंगे। पूरा करेक्शन अब इसी पे किया जाएगा। मान ले रहे हैं ये क्या है, न्यूक्लियस का मास है जिसको कैपिटल एम हम कह दे रहे हैं, और ये मान ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन का मास है जिसको स्मॉल एम कह दे रहे हैं। सेंटर ऑफ मास कहीं बड़े वाले मास की तरफ शिफ्ट होगा। अब इस सेंटर ऑफ मास को सी से लिख दे रहे हैं, इससे पास होने वाला एक्सिस ये मार्कर को मान रहे हैं, तो हवा बनेगा नहीं, तो इस वजह से क्या कर दे रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक, ये क्या है, इससे पास होने वाला एक्सिस है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, जो हम पीछे मान के आ रहे थे, मान ले रहे हैं स्मॉल आर, इन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस है, ऐसे बोहर पास्टुलेट में माने थे। ठीक, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर मान लिए। मान ले रहे हैं इनका जो मोशन है कुछ ऐसे है, ये क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, मोशन में है। क्लियर, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ठीक, जैसे ही पिछला केस जो बनाया था ऑर्बिट वाला, ऐसे ये इसके ऊपर रोटेट करेगा और ये क्या करेगा, ऐसे बड़े ऑर्बिट रोटेट करेगा। ठीक, अब इसके वजह से क्या करना, हमको चेंजेस देखना है। ठीक, तो पहले कुछ क्या एग्जाम में लिखना है इसको देख लेते हैं, फिर इसको आगे डिटेल में पढ़ा जाएगा। ठीक, तो देखिए एग्जाम में शुरू कहाँ से करेंगे, लिखेंगे इन बोहर्स थ्योरी कामा न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड टू बी एट रेस्ट बिकॉज इट्स मास इज टेकन एज सो लार्ज एज कंपेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोहर्स थ्योरी में क्या था, जो न्यूक्लियस था उसको रेस्ट में माना गया था, क्योंकि जो इसका मास था वो लार्ज माना गया था एज कंपेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, इतना क्लियर।
इन फैक्ट लेकिन वास्तव में जो होता है, द न्यूक्लियस हैज अ फाइनाइट मास एंड द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस बोथ रिवॉल्व अबाउट देयर कॉमन सेंटर C एज शोन इन फिगर विच रिमेन फिक्स्ड इन स्पेस। अब देखिए इस कॉमन एक्सिस जो C से पास कर रही है इसके अबाउट क्या करते हैं, दोनों वास्तव में घूमेंगे और जो क्या है ये एक्सिस फिक्स है, सेंटर ऑफ मास के बॉडी का फिक्स रहेगा, ठीक, इसी के अबाउट क्या करेंगे, घूमेंगे, क्योंकि मास फिक्स है, सेंटर ऑफ मास फिक्स रहेगा, तो ये एक्सिस फिक्स हो गया इस और स्पेस में है, तो इस फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या होगा, अब इनका मोशन होगा। ठीक, कैसे हमको पता चला, हम लोग सिंपली देखें कि हाइड्रोजन एटम के लिए क्या है, इनका स्पेक्ट्रा है, और हाइड्रोजन केस में जेड क्या है, आपका जो जेड है वो क्या है, 1 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 हो जाएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब इन दोनों को कंपेयर किया गया, जो इसका मास था प्रोटॉन का वो 1836 टाइम क्या था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो इसका मतलब ये फाइनाइट वैल्यू था, तो हमको पता चला कि अब न्यूक्लियस भी क्या करेगा, मोशन में रहेगा। ठीक, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल या सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है कि इन फैक्ट द न्यूक्लियस हैज फाइनाइट मास, आप आगे चाहे ब्रैकेट में एग्जांपल करके लिख सकते हैं, इन केस ऑफ हाइड्रोजन द मास ऑफ प्रोटॉन इज अ फाइनाइट वैल्यू एंड विच इज 1836 टाइम टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, आप इसके आगे एग्जांपल लिख सकते हैं लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन देखेंगे क्या लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए आगे क्या लिखेंगे, वी मस्ट मेक करेक्शन इन बोहर्स थ्योरी फॉर फाइनाइट मास ORR मोशन। जैसे ही फाइनाइट मास रखे वैसे ही मोशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर फाइनाइट मास हो गया तो मोशन करेगा, और वास्तव में फाइनाइट मास था ही। हाइड्रोजन के लिए इनका स्पेक्ट्रा था, और हाइड्रोजन के केस में हम लोग लिखे हैं कि जो न्यूक्लियस है उसमें क्या है, एक ही प्रोटॉन है, और उस प्रोटॉन का जो मास है वो 1836 गुना क्या है, बड़ा है इलेक्ट्रॉन के मास से, तो इसका मतलब वो तो फाइनाइट वैल्यू है ना, तो इसका मतलब न्यूक्लियस भी मोशन में रहेगा। ठीक, तो वहीं पे इनका थ्योरी गलत हो गया था बोहर साहब का। ठीक, तो इसीलिए लिखे हैं फाइनाइट मास ORR, इसी को मोशन में लिख दिए हैं ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, अब देखिए जो जो फिगर बनाए हैं उसके बारे में अच्छे से लिख दिए हैं। ये देखिए m न्यूक्लियस का मास, और स्मॉल m इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस r, और सेंटर ऑफ मास से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है स्मॉल x लिए हैं, तो इस वजह से ये डिस्टेंस जब x है और पूरा डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, r माइनस x। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास से जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस हो जाएगा वो r माइनस x हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेट स्मॉल m बी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कामा m विद कैपिटल M विद द मास ऑफ न्यूक्लियस, एंड स्मॉल r विद द डिस्टेंस बिटवीन देम। और स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस है किसके किसके बीच, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच। ठीक, फिर क्या लिखे हैं, लेट x विद द डिस्टेंस ऑफ द, जो फिगर बनाया बस वही लिखे हैं, लेट x विद द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास C। मान ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास C से जो डिस्टेंस है वो क्या है, x है, तो फिर क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द C विल बी r माइनस x। और जो फिर जब न्यूक्लियस का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से होगा वो क्या हो जाएगा, r माइनस x हो जाएगा। अब देखिए, न हम इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा रहे हैं, न हम न्यूक्लियस का के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं। मतलब अगर हाइड्रोजन सिस्टम सिंपली कंसिडर करें, हाइड्रोजन एटम, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा, कोई छेड़छाड़ कर नहीं रहे हम, यही मोशन में है। इसका मतलब क्या होंगे, एक फिक्स एक्सिस के अबाउट ये मोशन में लगे हुए हैं, ये इसके अबाउट मोशन करेगा और ये ऐसे इसके बड़े ऑर्बिट में इसके अबाउट मोशन करेगा। और इन शॉर्ट हम ये भी कर सकते हैं, फिर से समझ लीजिए इस फिगर को एक बार, ये क्या कर रहा है, ये दोनों एक फिक्स एक्सिस से हैं। ठीक, तो ये न्यूक्लियस इसके अबाउट मोशन कर ही रहा है, इलेक्ट्रॉन भी इसी एक्सिस के अबाउट मोशन करेगा, और इन शॉर्ट हम ये भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के अबाउट भी मोशन करेगा। ठीक, तो यही चीज़ बता रहे हैं आपसे। ठीक, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, जब मोशन में कर रहे हैं, इन मास को मैं डिस्टर्ब कर नहीं रहा हूँ, जो मास था वही मोशन में लगे हुए हैं, न्यूक्लियस भी सेम मास के साथ मोशन लगा हुआ है, और ये भी सेम मास के साथ मोशन में लगा हुआ है, और ये सेंटर ऑफ मास से क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे सिस्टम क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, बैलेंस कंडीशन में रहता है। तो इसका मतलब ये क्या होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेंगे। तो जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, क्या लिखेंगे, सिंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। क्यों इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर रहे हैं, अपना रोटेशन मोशन मतलब सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ऑर्बिटल मोशन कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या होंगे, सिस्टम जो होगा ये मास का, इन दोनों मास का जो सिस्टम बन रहा है ये क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा। और जब इक्विलिब्रियम में रहता है तो आप इंटर में पढ़े हैं, जो मूवमेंट होगा इस मास का इस एक्सिस के अबाउट और इस मास का इस एक्सिस के अबाउट, वो आपस में बराबर होते हैं। मूवमेंट बोले तो मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन।
मूवमेंट बोले तो मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, द मूवमेंट ऑफ यम एंड यम अबाउट सी विल बी इक्वल। ठीक, मास में हमने बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं तो मास इक्वल है, सेंटर ऑफ मास भी इक्वल रहेगा, ये फिक्स रहेगा, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, मोशन करते रहेगा। अगर मास घटाते बढ़ाते तब ना सेंटर ऑफ मास इधर उधर फिक्स होता, तब ना सिस्टम क्या होता है, इक्विलिब्रियम से बाहर निकलता। ठीक, तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो मूवमेंट लगाएंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी मूवमेंट लगा रहे हैं इसका, तो मूवमेंट क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी आगे आएगा, तो मूवमेंट क्या होगा इसका, क्या लिखेंगे, मास इनटू डिस्टेंस, इस मास का इस एक्सिस से डिस्टेंस मल्टीप्लाई इनटू कैपिटल मास का इस एक्सिस से जो डिस्टेंस उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व किया जाएगा। ओके, अब देखिए जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार x की वैल्यू निकालेंगे, एक बार r माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, दोनों वैल्यू आगे यूज करना है, इस वजह से निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यम एक्स, और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एम एक्स आएगा, तो इधर आ जाएगा तो प्लस एम एक्स हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, यम आर बचेगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए x को अगर कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, यम प्लस यम हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, यम आर। तो x का वैल्यू क्या हो गया, कैपिटल यम आर डिवाइडेड बाई स्मॉल यम प्लस कैपिटल यम। ठीक, ये किसका वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। अब r माइनस एक्स का वैल्यू निकालना कैसे निकलेगा, इस चीज़ को देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, पहले से लिख दे रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ा छोटा बने, नहीं तो वीडियो में ऑन करके लिखूंगा तो और बड़ा बनेगा। अब देखिए यहाँ पे r माइनस एक्स का वैल्यू इसके नीचे लिखिएगा, r माइनस एक्स का वैल्यू जब निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू और यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे। ठीक, या सिंपली आप ऐसे समझिए, r माइनस एक्स का वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे। r माइनस एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से देखा जाए, अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लेना है, चलिए इसको 2 मान लेना है। ठीक, लिख दीजिएगा अगेन, या ऐसे लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कामा वी हैव, इक्वेशन फर्स्ट से हमको क्या मिल रहा है, r माइनस एक्स का जो वैल्यू है क्या मिल रहा है, स्मॉल यम अपान बड़ा यम, और ये क्या हो गया, x। ये क्या हो गया आपका, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक, अब इतना आप नोट करिए, इसके आगे जो लिखना है पहले मैं लिख दे रहा हूँ, फिर वीडियो ऑन करके समझाऊंगा। ओके ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ तक 3 तक हुआ था। ठीक, अगर हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 को थोड़ा सा और क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके इसको चाहें तो थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, कैसे कर सकते हैं, अगर चाहें तो यहाँ से थोड़ा सा और आगे आप लिख लीजिएगा, r माइनस एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, यम बाई कैपिटल एम, और x का वैल्यू यहाँ पे क्या आया है, यम आर अपान यम प्लस कैपिटल यम। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो r माइनस एक्स का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, यम से यम कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यम आर डिवाइडेड बाई यम प्लस कैपिटल एम। इसको इक्वेशन 3 बना लिया तो इसको 4 बना लीजिएगा। ठीक, अगर नहीं बनाए होंगे चाहे, चलिए इसको 3 और 4 बना लीजिए। ठीक, मैं इस टर्म में इसलिए ले जाना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग के लिए क्या है, यहाँ पे r हम लोग माने हैं। ठीक, ये r माने तो हम चाह रहे हैं कि जो दोनों पैरामीटर हो x का और r माइनस एक्स का वैल्यू वो r में ही आए, ताकि चीज़ों को आसानी से हम सिंप्लीफाई कर ले जाएं। ठीक, तो इस वजह से बस क्या किया, कन्वर्ट किया। अगर आप कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आगे चल के इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक, कोई कन्फ्यूजन नहीं, बस r माइनस एक्स का वैल्यू ऐसे निकला था, x का वैल्यू क्या किए हैं, इक्वेशन 2 से ला के पुट कर दिए हैं, तो r माइनस एक्स का एक नया इक्वेशन बन गया जो r के टर्म में बन गया। अभी तक इधर x था, अभी क्या हो गया, r के टर्म में बन गया। ठीक, अब देखिए इसके आगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस बोथ द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस रिवॉल्व अराउंड सी, जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस दोनों क्या कर रहे हैं, सी के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, सी के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जब दोनों सी के अराउंड रिवॉल्व करेंगे विद सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, आपको पता है सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जब रिवॉल्व करेंगे तो जो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा ऑफ द एटम, वो अगर यल है तो वो क्या हो जाएगा, जब इसके अराउंड क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस के अराउंड दोनों ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जो टोटल ऑर्बिटल, अब एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर मोमेंटम आता है, लीनियर वेलोसिटी रहता है तो लीनियर मोमेंटम आता है, तो एंगुलर मोमेंटम को यल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल यल होगा वो क्या हो जाएगा, सम होगा किसका, इसका
जो एंगुलर मोमेंटम है इस एक्सिस के अबाउट प्लस इस मास का जो एंगुलर मोमेंटम है इस एक्सिस के अबाउट, उन दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक, तो वही लिखे हैं यल इज द सम ऑफ एंगुलर। अब देखिए मोमेंटा लिख दिए क्योंकि इसका मोमेंटम दो मोमेंटम आ रहा है, दो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, प्लूरल फॉर्म हो गया इसलिए मोमेंटा लिख दिए। ठीक, तो क्या लिख दिए हैं, एंगुलर मोमेंटा ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ठीक, इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो लिखे हैं फिर 10 यल इज इक्वल टू, ये वैल्यू लिख दिए पूरा। ठीक, अब एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलता है, दो फार्मूला है, या तो आप ऐसे पढ़े होंगे यल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये पढ़े होंगे बेसिक फर्स्ट सेम में। तो आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, जिस एक्सिस से पास, जिस एक्सिस का और क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है बॉडी का, उस एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू मास। तो इस एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का मोशन हो रहा है, तो यम मास इनटू इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इससे डिस्टेंस कितना r माइनस एक्स है, तो उसका स्क्वायर लिख दिए हैं। तो क्या हो गया, इसका देखिए क्या हो गया, यम r माइनस एक्स का स्क्वायर और साथ में क्या रहेगा, ओमेगा रहेगा, ओमेगा लिख दिए हैं। वैसे इसका जब लीनियर मोमेंटम निकाले हैं इस मास का, तो ये मास का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स स्क्वायर है और मास कितना यम है, तो यम एक्स स्क्वायर और ओमेगा रहेगा साथ में, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से ऐसे इसको लिख दिए। ठीक, अब देखिए इसको आगे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इसको आगे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 से वैल्यू लाकर क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक, तो इक्वेशन 2 में जो वैल्यू है एक्स का क्या है, यम आर बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम ओमेगा है। ठीक, और ये देखिए किस फॉर्म में हो जाएगा, स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, और ये भी क्या हो जाएगा, नीचे का डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा यम। अब r माइनस एक्स के स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल यम स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल यम प्लस कैपिटल एम का स्क्वायर इनटू ओमेगा। अब देखिए अगर हम इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 नहीं बनाए रहते तो फिर ऑटोमेटिक हमको इसको सॉल्व करने के लिए कन्वर्ट करना पड़ता इस फॉर्म में, इसलिए पहले बना लिए। अगर यही फॉर्म ले आके यहाँ छोड़ देते तो आगे सिंप्लीफाई होता नहीं होता, हमको क्या करना पड़ता, r माइनस एक्स और x के दोनों वैल्यू को मास इंटू r के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ रहा है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। नहीं तो इसमें मान लीजिए हम r यूज़ कर लिए हैं और यहाँ पर अगर ये वैल्यू x यूज करते तो फिर आगे सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा दिक्कत होता। इस वजह से हम लोग सोचे कि x को पहले हम इसी टर्म में कन्वर्ट कर लें, तब दोनों जब r और m के टर्म में रहेंगे तो आसानी से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आसानी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, बाकी अब सब हटा दे रहा हूँ, इस वजह से बस इक्वेशन 4 में बनाया हूँ। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो आगे ऐसे लिख सकते हैं यल इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए क्या क्या कॉमन टर्म है पहले उसको छाट लिया जाएगा। तो क्या क्या कॉमन टर्म है, स्मॉल एम दोनों में से कॉमन हो सकता है, कैपिटल एम कॉमन हो सकता है, तो क्या लिखेंगे स्मॉल एम कैपिटल एम। ठीक, स्मॉल एम कैपिटल एम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, कैपिटल एम बच जाएगा इधर, और इधर क्या बच जाएगा, स्मॉल एम बच जाएगा। और इसको आर स्क्वायर ओमेगा के फॉर्म में लिख सकते हैं, आर स्क्वायर ओमेगा यहाँ भी है, आर स्क्वायर ओमेगा इधर भी है, आर स्क्वायर ओमेगा इधर भी है। और क्या कर लिए, यम एक छोटा यम एक बड़ा यम इसमें से, एक छोटा यम एक बड़ा यम इसमें से बाहर कर लिए। ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा, दोनों का सम रहेगा, किसका यम प्लस यम का, और इसका स्क्वायर रहेगा। अब देखिए कॉमन लेंस फायदा क्या हुआ, एक पावर क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यल इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम, ये इससे एक पावर कैंसिल, आर स्क्वायर ओमेगा, और ये क्या हो गया, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। अगर आप 2 बॉडी प्रॉब्लम पढ़े होंगे बीएससी फर्स्ट सेम मैकेनिक्स में तो देखे होंगे दिस इज द 2 बॉडी प्रॉब्लम, एक बॉडी ये एक बॉडी ये। जब 2 बॉडी प्रॉब्लम होता है जो मास होता है वो रिड्यूस मास हो जाता है, और देखिए यहाँ से ये रिड्यूस मास का वैल्यू मिल रहा है। ठीक, अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट सेशन हम लोग को क्या लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ तक पाए थे, अब इसके आगे क्या लिखेंगे, लेट अस राइट। अब जो ये पूरा वैल्यू होता है ये क्या होता है, रिड्यूस मास होता है। ठीक, तो इसको क्या लिख देंगे, रिड्यूस मास। और रिड्यूस मतलब क्या होता है, घटना, छोटा होना, तो लिख देंगे वेयर म्यूज कॉल्ड रिड्यूस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज लेस देन यम बाई ए फैक्टर। पहले देखिए इलेक्ट्रॉन का मास हम यम माने थे, लेकिन जब 2 बॉडी प्रॉब्लम में आ जा रहे हैं तब इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो रहा है, एक फैक्टर यम प्लस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम से क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। मतलब अगर कैपिटल एम से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भाग दे दें तो ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और फिर क्या होगा,
यम से हम नीचे वाला एक यम कैंसिल हो गया और यहाँ यम बाई कैपिटल एम बचेगा। मतलब इस फैक्टर से क्या हो जा रहा है, इस पूरे वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो यम का वैल्यू और छोटा आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यम का जो वैल्यू है 1/1 प्लस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम फैक्टर से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, इस फैक्टर से वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, रिड्यूस मास कहते हैं। फिर इसके आगे लिखेंगे देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास के बाद जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा तो इसको म्यू लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर ओमेगा हो गया। ठीक। अब देखिए जब ये रिड्यूस मास आ गया तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, अपने थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। किसको, बोहर साहब को। तो उसके आगे हम लोग लिखे हैं कि टू टेक न्यूक्लियर मोशन इनटू अकाउंट। अब न्यूक्लियर मोशन को अगर हम अकाउंट में ले रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर मोशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको भी ऐड कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, तो टू टेक न्यूक्लियर मोशन इनटू अकाउंट कामा बोहर्स मॉडिफाइड हिज सेकेंड पॉस्टुलेट। इन्होंने दूसरा पॉस्टुलेट मॉडिफाई किया। जो दूसरा पॉस्टुलेट हम लोग पढ़े थे वो क्या था, यल जो होना चाहिए एन एच कट आर्डर का होना चाहिए, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट होना चाहिए। ठीक। उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मोशन करेगा। ठीक। तो उसको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कहा, सेकेंड पॉस्टुलेट को मॉडिफाई किया और कहा सेट दैट द इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन दोज ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट। उसी ऑर्बिट में मूव करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट होगा। दस फ्रॉम दिस क्वांटाइजेशन कंडीशन कामा वी है। अब इस क्वांटाइजेशन कंडीशन से क्या मिलेगा, इसको आगे देखा जाएगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके आगे क्या लिखेंगे, क्या हम लोग समझे कि बोहर साहब को अब अपने थ्योरी में क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर न्यूक्लियर भी क्या कर रहा है, न्यूक्लियस भी मोशन कर रहा है तो ठीक। और वो मॉडिफिकेशन क्या होगा, तो इस कंडीशन में जो क्वांटाइजेशन कंडीशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यल इक्वल टू एन एच कट होगा। और यल का वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग, यल इक्वल टू अभी लास्ट सेशन आप देखे थे क्या निकाले थे, म्यू आर ओमेगा निकाले थे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब म्यू आर ओमेगा जो होगा वो म्यू आर स्क्वायर ओमेगा जो होगा वो किसके बराबर होगा, एन एच कट के बराबर हो जाएगा। और अभी तक जो क्या था, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे पिछले, मतलब जो अभी तक पॉस्टुलेट पढ़े थे उसमें क्या था, यल का वैल्यू क्या होता था, एम भी आर होता था। लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस तो क्या मिलता था, एंगुलर मोमेंटम मिलता था और वो एन एच कट आर्डर का रहता था। ठीक। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वो जो एंगुलर मोमेंटम उसमें एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस भी मोशन में आ गया है, एक एक्सिस के अबाउट, इलेक्ट्रॉन भी इस एक्सिस के अबाउट मोशन कर रहा है। तो अब यहाँ से म्यू आर स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू एन एच कट हो जाएगा। अब देखिए आप लोग पढ़ें इंटर में, भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ओमेगा हो जाएगा। क्लियर। भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ओमेगा होता है, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इसको आर इंटू आर ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक। तो एक आर ओमेगा की जगह हम क्या लिख देंगे, भी लिख देंगे, तो म्यू भी आर बच जाएगा इंटू इज इक्वल टू एन एच कट हो जाएगा। ठीक। लिख देंगे इन द अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मोशन। अगर न्यूक्लियर मोशन नहीं होता था तो जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन था, जो ये एंगुलर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन था वो कैसा होता था, यल इक्वल टू एन एच कट आर्डर मिलता था। ठीक। और यहाँ भी यल इक्वल टू एन एच कट आर्डर मिला, लेकिन अब यल का वैल्यू ये था जब एंगुलर मोशन था तो, और जब अब्सेंस था न्यूक्लियस तो वहाँ पे एंगुलर मोशन हम नहीं कंसिडर कर रहे थे, लीनियर वेलोसिटी ले रहे थे, एंगुलर वेलोसिटी ले नहीं रहे थे। जब लीनियर वेलोसिटी ले रहे थे तो यल इक्वल टू एम भी आर लिख रहे थे और वो एन एच कट के आर्डर था, एन एच कट के आर्डर का था। मतलब अगर हम फाइनाइट मास का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं तो एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो जो इक्वेशन ये मिला है हम लोग को जब न्यूक्लियस मोशन नहीं कर रहा है, एम भी आर इक्वल टू एन एच कट, वो इस फॉर्म में चल जा रहा है, म्यू भी आर इक्वल टू एन एच कट। इसका मतलब क्या है, इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने में साफ साफ दिख रहा है कि जब न्यूक्लियस मोशन में नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का मास एम यूज करेंगे, और जब न्यूक्लियस मोशन में रहेगा तो उस इलेक्ट्रॉन के मास की जगह हम रिड्यूस मास म्यू यूज करेंगे। कंक्लूड होगा ना। जब न्यूक्लियर मोशन में रह रहा है तो म्यू भी आर इक्वल टू एन एच कट आ रहा है, सेकेंड पॉस्टुलेट। और जब न्यूक्लियस क्या कर रहा है, मोशन में नहीं रह रहा है, तो यल इक्वल टू एन एच कट, और यल क्या होगा, एम भी आर इक्वल टू एन एच कट आ रहा है, तब सेकेंड पॉस्टुलेट ऐसा आ रहा है। इन दोनों कंपेयर करने पर एम इक्वल टू म्यू आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जब न्यूक्लियस मोशन में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन के मास एम के जगह रिड्यूस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यू यूज करेंगे। यही करेक्शन है, करेक्शन ड्यू टू फाइनाइट मास का यही स्टेटमेंट है कि जब न्यूक्लियस मोशन में रहेगा तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के मास की जगह रिड्यूस मास म्यू यूज कर लेंगे। ठीक।
यही करेक्शन ड्यू टू फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस है या ड्यू टू मोशन ऑफ न्यूक्लियस है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 5 and 6 इट इज क्लियर दैट अ रिप्लेसमेंट ऑफ m बाय म्यू इन बोहर्स डेरिवेशन टेक्स इनटू अकाउंट द फाइनाइट मास ओवरऑल मोशन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फाइनाइट मास को कंसीडर कर लेंगे या न्यूक्लियर के मोशन को हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं अगर m को म्यू से रिप्लेस कर देते हैं। एंड दिस इज द करेक्शन ड्यू टू फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस इन बोहर्स थ्योरी। क्लियर हो गया आपको? फिर से रिपीट करते रहे हैं, जब एंगुलर वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं तो म्यू वी आर इक्वल टू एन एच कट आ रहा है, और जब लीनियर वेलोसिटी कंसीडर किए थे तो एम वी आर इक्वल टू एन एच कट आ रहा था। ठीक, इसका मतलब कि जब न्यूक्लियस को कंसीडर कर रहे हैं, न्यूक्लियस के मोशन को, तो उसमें म्यू आ रहा है, और मोशन नहीं कंसीडर कर रहे हैं तो यम आ रहा है। तो साफ साफ है कि बस एक पॉइंट हमको चेंज कर देना। अगर न्यूक्लियस के मोशन का एग्जाम में पूछता है तो यम की जगह, स्मॉल एम की जगह म्यू लिख देंगे, और अगर न्यूक्लियस का मोशन नहीं हो रहा है तो स्मॉल एम ही लिखेंगे। ठीक, तो इस तरीके से यही करेक्शन ड्यू टू फाइनाइट मास है। तो जब ये चेंज हो गया, जब न्यूक्लियस का मोशन कर रहा है तो एम की जगह जब म्यू हो जा रहा है, तो इसका मतलब एनर्जी में भी एम की जगह म्यू करना पड़ेगा। तो अब हम लोग एनर्जी भी देख लेंगे। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट, अब जो एनर्जी है उसमें हम लोग एनर्जी लिखे थे हाइड्रोजन लाइक एटम में। अब देखिएगा जब एनर्जी निकलवाए थे बोर्स पार्सुलेट में, तो यहाँ पे यम था, उस यम को भी म्यू से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि अब न्यूक्लियस का मोशन कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, तो उस यम को म्यू से रिप्लेस कर देंगे। ओके, तब एनर्जी ऐसा हो गया। अब देखिए यम का वैल्यू क्या था, बड़ा है एज कम्पेयर टू म्यू, क्योंकि म्यू क्या है, रिड्यूस मास ऑफ यम है। ठीक, इस म्यू इक्वल टू क्या है, यम डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्मॉल यम बाई यम। तो जब किसी सेम नंबर में किसी नंबर से हम भाग दे रहे हैं तो वो उस नंबर के कंपेरिजन में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब अब जो ये एनर्जी है, पहले मान लीजिए यम अगर 10 ग्राम था, और अगर वैसे फॉर एग्जाम्पल माने ऐसे मान लीजिए, चलिए 10 ग्राम मान ले रहे हैं, तो अब यम अगर रिड्यूस हो गया तो मान ले रहे हैं 2 ग्राम हो गया। तो अगर ये पूरा वैल्यू हम क्या माने, एक कांस्टेंट मान लें। ठीक, फॉर एग्जांपल इसको यक्स मान ले रहे हैं, तो पहले ई एन इक्वल टू क्या था, यहाँ यम था तो क्या था, -10 यक्स हो जाएगा। अब ई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 यक्स हो जाएगा। तो देखिए अब क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगी वो लेस निगेटिव होगी। दिस इज मोर निगेटिव, क्योंकि यहाँ 10 है तो ये मोर निगेटिव था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, लेस निगेटिव होगी। क्लियर है? तो वही चीज़ लिखेंगे कि सिंस म्यू इज द स्लाइटली लेस देन यम, द इलेक्ट्रॉन एनर्जी आर स्लाइटली लेस निगेटिव देन इफ न्यूक्लियस वेयर एट रेस्ट। मतलब अगर क्या है, म्यू स्लाइटली लेस देन यम है, इस वजह से जब अब जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो क्या होगी, स्लाइटली लेस निगेटिव होगी एज कंपेयर टू उस केस के कंपेयर में जब न्यूक्लियस रेस्ट पे था, या दैट इज इन्फाइनाइटली हैवी उसको माने थे एज कंपेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो उससे लेस निगेटिव अब होगा। क्लियर होगा? यहाँ समझा दिए। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है लेस निगेटिव हो गई, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो रही है, घट गई। पहले यहाँ यम था, अब देखिए वेवलेंथ जो होता है ई के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, लेमडा क्या होगा, 1/E होगा। तो पहले एनर्जी में यम आ रहा था तो एनर्जी क्या था, बड़ा था, तो वेवलेंथ छोटा मिल रहा था। निगेटिव साइन मत जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ में निगेटिव साइन कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये निगेटिव साइन तो बस बताता है कि बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक, बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब जो एनर्जी है वो क्या है, वो अभी वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वहाँ यम की जगह म्यू है। तो जब म्यू हो जाएगा तो ये एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, थोड़ा छोटा हो गया, और इस टाइम बड़ा था। तो जब ये बड़ा था तो इस कंडीशन में वेवलेंथ छोटा मिल रहा था, लेकिन अब ई में म्यू यूज कर रहे हैं तो ये वैल्यू छोटा है, तो ये वेवलेंथ क्या होगा, बड़ा मिलेगा। तो वही चीज़ लिखा गया कि द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एबव एनर्जी। इस एनर्जी के आधार पर अगर कैलकुलेट किया जा रहा है वेवलेंथ को, तो वो स्लाइटली लार्जर आ रहा है देन दोज करस्पॉन्डिंग टू इन्फाइनाइटली हैवी न्यूक्लियस। जो हैवी न्यूक्लियस के केस में वेवलेंथ थे उससे क्या होंगे, अब थोड़े से बड़े आएंगे। ठीक, और ये एग्री मोर क्लोजली विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और ये क्या पाएगा कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के ज़्यादा क्लोज थे ये, इस वजह से फाइनाइट मास वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना जरूरी था। क्लियर? ठीक, जब नीचे यम रहेगा ई में तो वेवलेंथ छोटा होगा, और यम की जगह म्यू यूज करेंगे तो म्यू छोटा है तो वेवलेंथ बड़ा होगा। इसका मतलब अब स्लाइटली लार्जर वेवलेंथ मिलेंगे। ओके, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए और अपना वैल्यूबल फीडबैक भी दीजिए, क्योंकि लेक्चर बनाने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगता है और मैं कोई फ़ी लेता नहीं हूँ। तो आपके फीडबैक से ही एनर्जी आता है कि दोबारा वीडियो बनाया जाए।
तो प्लीज़ अपना फीडबैक देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।